क्या आप कभी सोच सकते हो कि टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि कोई भविष्य से हमारे लिए संदेश भेज रहा है? अगर ऐसा सच में होता तो क्या हम इसे समझ सकते हैं? ये सारे सवालों का आंसर जानने के लिए चलिए एक मूवी को एक्सप्लेन करते हैं जो आपको ये सारे सवालों का आंसर देगा। मूवी का नाम है इंटरस्टेलर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि साइंस, लव, बलिदान और मानव के अस्तित्व की गहरी खोज है। ये फिल्म हमें न सिर्फ अंतरिक्ष की रहस्य में ले जाती है बल्कि क्या टाइम एक फोर्थ डायमेंशन हो सकता है ये भी सोचने में मजबूर कर देती है। कहानी शुरू होती है एक सूखी, बंजर और मरती हुई पृथ्वी से। हम मिलते हैं कूपर से, एक किसान जो पहले नासा में पायलट था लेकिन अब हालात बदल चुकी है। एनवायरनमेंट इतना प्रदूषण हो चुका होता है कि हर जगह धूल भरी आंधियां चल रही है, फसल नष्ट हो रहे हैं और केवल मक्के की खेती ही संभव है। ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दशकों में मानव सभ्यता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कूपर अपनी बेटे टॉम, बेटी मॉर्फ और ससुर डोनाल्ड के साथ रहता है, लेकिन सबसे खास रिश्ता उसके अपनी बेटी मॉर्फ से है। मॉर्फ बहुत ही होशियार, जिज्ञासु और साइंस में रुचि रखने वाली लड़की थी, लेकिन उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत है। मॉर्फ कई बार कूपर से कहती है कि उसकी कमरे में अजीब घटनाएं होती रहती है, जैसे कि किताब अपने आप गिर जाती है, धूल अजीब रेखाओं और पैटर्न से जम जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे संपर्क करने की कोशिश करती रहती है। कूपर इस अंधविश्वास को नहीं मानता बल्कि वो साइंटिफिक अप्रोच से मॉर्फ को ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए कहता है। एक बार एक बहुत ही बड़ी धूल की आंधी आती है जिसकी वजह से उस कमरे में फिर से एक पैटर्न बन जाती है। कूपर ध्यान से उस पैटर्न को देखता है और उसे पता चलता है कि ये एक बाइनरी कोड है, और जैसे ही वो इस बाइनरी कोड को डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी लोकेशन का कोऑर्डिनेट दर्शा रहा था। जब कूपर और उसके बेटी उस कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हैं तो नासा के एक सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर ब्रांड से, जो पहले से ही कूपर के साथ काम कर चुके होते हैं और वो एक महत्वपूर्ण मिशन पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी तेजी से नष्ट हो रही है और हमारे पास अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा। हमें जल्द से जल्द एक नया घर यानी कि प्लैनेट खोजना होगा जहां इंसान जीवित रह सके। वो बताते हैं कि 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वार्म होल अचानक से प्रकट हुआ है। हो सकता है कोई अदृश्य शक्ति या हो सकता है कोई उन्नत सभ्यता हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा 13 अंतरिक्ष यात्री इस वार्म होल के जरिए संभावित नए ग्रह की तलाश में भेजे गए थे, लेकिन उनमें से अब सिर्फ 3 प्लैनेट से सिग्नल आ रहे हैं जो एक ब्लैक होल के पास है जिसका नाम है गारगेंटुआ। डॉक्टर ब्रांड उसे बताते हैं कि उनके पास 2 प्लान है। प्लान ए, डॉक्टर ब्रांड एक महत्वपूर्ण ग्रेविटेशनल इक्वेशन को समाधान करने की कोशिश करेंगे जिससे इंसानों को एक बहुत ही बड़ी स्पेस स्टेशन पर शिफ्ट किया जा सके। और प्लान बी है, अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है जिससे हम नए ग्रह पर मानव सभ्यता को फिर से जन्म दे सके। नासा चाहता है कि कूपर इस मिशन का लीडर बने। हालांकि जब कूपर जाने का फैसला करता है तो उसकी बेटी मॉर्फ बहुत ही नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे छोड़कर जा रहे हैं। कूपर, अमेलिया ब्रांड, रोमेली और डायल एंडोरेंस नामक एक स्पेसक्राफ्ट में अपना मिशन शुरू करते हैं। उनका मिशन ये था कि वार्म होल पार करके दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचना और जो 3 प्लैनेट से सिग्नल आ रहे थे उनका निरीक्षण करना, इंसानों के लिए एक नए घर की तलाश करना। जैसे ही वो पृथ्वी के ग्रेविटी को छोड़कर स्पेस में प्रवेश करते हैं, कूपर पहली बार गहरी खामोशी महसूस करता है। उनके सामने एक असीमित गैलेक्सी फैला हुआ था। पूरी टीम जानती है कि वो एक ऐसे मिशन पर जा रहे हैं जहां से लौटने की कोई गारंटी नहीं। जैसे ही एंड्योरेंस
सनी के पास पहुंचता है उन्हें एक विशाल वार्म होल दिखाई देती है। वार्म होल क्या होता है? वार्म होल स्पेस और टाइम में एक शॉर्टकट होता है। ये समय का एक ऐसा टनल है जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही कम टाइम लगेगा। यहाँ स्पेस टाइम मुड़ जाता है जिससे लंबी दूर बहुत ही कम समय में तय किया जा सकता है। लेकिन ये वहाँ कैसे बना? साइंटिस्टों का मानना है कि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि किसी उन्नत सभ्यता यानी कि फ्यूचर ह्यूमंस का बनाया हुआ है। यानी भविष्य के इंसानों ने ही हमारी मदद के लिए ये बनाया होगा। जैसे ही वो वार्म होल के पास पहुंचते हैं, स्पेसक्राफ्ट अचानक अजीब तरह से हिलने लगता है। अमेलिया को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे छू रहा है। ये भविष्य के इंसानों का संकेत हो सकता है। फिर कुछ ही पलों में वो दूसरी गैलेक्सी में प्रवेश कर जाते हैं। अब उनके सामने 3 संभावित प्लैनेट थे। पहला प्लैनेट था मिलर का प्लैनेट, ब्लैक होल गारगेंटुआ के सबसे करीब था। ब्लैक होल के बहुत ही पास होने के कारण यहाँ टाइम डायलेशन होता है, यानी कि यहाँ का 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होता है। अगर वो यहाँ ज्यादा समय बिताएंगे तो पृथ्वी पर कई साल बीत जाएंगे। कूपर, अमेलिया और डायल वहाँ उतरते हैं, लेकिन ये ग्रह पूरी तरह पानी से ढका हुआ होता है। अचानक उन्हें एक विशाल लहरें दिखाई देती है। यहाँ की समुद्र की लहरें ऊंची इमारतों जितनी विशाल थी। क्योंकि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अधिक था, इसकी वजह से पानी एक जगह पर जमा नहीं हो पाती थी और लहरें की रूप में ऊपर उठता रहता था। वो जल्दी से अपनी स्पेसक्राफ्ट तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायल पीछे छूट जाता है और वो लहरों में बह जाता है। किसी तरह कूपर और अमेलिया वापस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में पानी अंदर चले जाने की वजह से यहाँ पर वो थोड़ा लेट कर देते हैं। जब वो लौटते हैं तो उनको पता चलता है कि रोमेली के लिए वो 23 साल बीत चुका है। ये पहला उनके लिए एक बड़ा झटका था। वो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए गए थे, लेकिन पृथ्वी पर कई साल बीत चुके थे। अब उनके पास ज्यादा फ्यूल नहीं था, इसीलिए वो 2 प्लैनेट से एक ही प्लैनेट चुन सकते थे। पहला था एडमंड का प्लैनेट, जहाँ से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, और दूसरा प्लैनेट था डॉक्टर मैन का प्लैनेट, जहाँ से अभी भी सिग्नल आ रहे थे। अमेलिया चाहती थी कि वो लोग एडमंड की प्लैनेट पर जाए, लेकिन कूपर और रोमेली ये सोचते हैं कि डॉक्टर मैन एक अद्भुत साइंटिस्ट है, तो उन्होंने सटीक जानकारी भेजी होगी। वो डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर उतरते हैं, लेकिन ये प्लैनेट पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। वो ये कहता है कि वो सब ठीक है का सिग्नल इसीलिए भेज रहा था ताकि कोई उसे बचाने आए। असल में ये प्लैनेट बिल्कुल भी रहने लायक नहीं था। जब कूपर को ये पता चलता है तो डॉक्टर मैन उसे मारने की कोशिश करता है। वो कूपर का हेलमेट तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो सांस ना ले सके, लेकिन कूपर किसी तरह बच जाता है और वहाँ पर भी रोमेली का मौत हो जाती है। डॉक्टर मैन स्पेसक्राफ्ट को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलत तरह से डॉकिंग करने की वजह से स्पेसक्राफ्ट फट जाता है। ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। कूपर कैसे भी करके एंड्योरेंस को अपनी कंट्रोल में ले जाता है, लेकिन अब उनके पास बहुत ही कम ईंधन बचा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, ब्लैक होल गारगेंटुआ के ग्रेविटी का उपयोग करके एडमंड के प्लैनेट तक पहुंचना। लेकिन इसके लिए उन्हें एक त्याग करना पड़ेगा। कूपर समझ जाता है कि अगर वो ब्लैक होल के ग्रेविटी से निकलना चाहते हैं तो उन्हें स्पेसशिप को वजन कम करना पड़ेगा। इसीलिए कूपर और ट्रेस अपने आप को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर लेते हैं। जैसे ही कूपर ब्लैक होल में गिरता है, उसे महसूस होता है कि वो अब सामान्य स्पेस में नहीं है। ब्लैक होल के अंदर जाते ही प्रकाश पूरी तरह गायब हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी चीज़ बच नहीं सकती, यहाँ तक कि समय भी नहीं। कूपर महसूस करता है कि उसके चारों ओर समय और स्थान अपनी परिभाषा खोने लगे हैं। अचानक वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाता है जिसका नाम है टेसरेक्ट।
टेसरेट एक हाइपर डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जहां समय को भौतिक रूप में देखा और छुआ जा सकता है। यहां पर कूपर को अपनी अतीत की अनगिनत खिड़कियां दिखाई देती है। वो देखता है कि वो अब मॉर्फ की कमरे में मौजूद है, लेकिन अलग अलग समय बिंदुओं पर। अचानक कूपर को याद आ जाता है कि मॉर्फ बचपन में कहता था कि उसके कमरे में कोई भूत है। अब कूपर समझ जाता है कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि कूपर खुद ही था। कूपर एक एक करके समय की परतों में यात्रा करता है, अपने अतीत को खुद के संदेश भेजने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये था कि कूपर को किसी भी तरह मॉर्फ को ये बताना होगा कि ग्रेविटेशनल इक्वेशन का समाधान कैसे होगा। कूपर देखता है कि मॉर्फ की घड़ी उसके कमरे में पड़ी है। वो ट्रेस के डेटा का इस्तेमाल करता है और घड़ी के सेकेंड हैंड के जरिए मॉर्स कोड में संदेश भेजता है। वो मॉर्फ को बताता है कि ब्लैक होल के अंदर से मिले हुए गुरुत्वाकर्षण डेटा को कैसे उपयोग करना है। फिर जब मॉर्फ उस घड़ी में मॉर्स कोड को देखता है तो समझ जाता है कि ये कूपर का संदेश है। उसी मॉर्स कोड के जरिए मॉर्फ फिर से एक नया ग्रेविटेशनल इक्वेशन को हल करता है। समीकरण हल होते ही पृथ्वी से इंसानों को स्पेस स्टेशन में शिफ्ट किया जाता है। इसी तरह मॉर्फ अपने पिता की बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देती और पूरी मानवता को बचा लेती है। अब टेसरेट अपना पूरा काम कर चुका था। जैसे ही इंसानों का भविष्य सुरक्षित हो गया, टेसरेट खुद को बंद करने लगा। अचानक से कूपर को महसूस होता है कि उसे एक मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल वापस स्पेस में खींच रही है और उसके कुछ ही पलों में वो शनि ग्रह के पास अंतरिक्ष में जागता है। कूपर को कूपर स्टेशन में लाया जाता है। ये वही स्पेस स्टेशन था जिसे मॉर्फ ने इंसानों के लिए बनाया था। यहाँ पर वो मॉर्फ से मिलता है जो अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी होती है। मॉर्फ कहती है कि पिता को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। वो कूपर को कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है। कूपर को पता चलता है कि अमेलिया एडमंड के प्लैनेट पर अकेली है। वो चोरी से एक स्पेसक्राफ्ट लेकर उसे खोजने निकल पड़ता है। उधर अमेलिया एक नए प्लैनेट पर एक नए दुनिया की बसाने की तैयारी कर रही है। आखिर क्या हुआ कूपर और अमेलिया का, ये जवाब फिल्म हमें नहीं देती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब हमेशा अधूरा छोड़ देना ही बेहतर होता है। क्या कूपर अमेलिया तक पहुंच पाई और क्या इंसान भविष्य में दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचने में सफल होंगे? क्या समय की सीमा को हम एक दिन पार कर पाएंगे? ये फिल्म ऐसे ही बहुत ही सारे सवालों को खड़ा करता है। आपको ये फिल्म कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।